अब दोस्तों हम बात करेंगे 9th शेड्यूल की। ठीक है, 9th शेड्यूल में हमारा क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि 9th शेड्यूल में वो सारे एक्ट, कानून, अधिनियम डाल दिए जाते हैं जिनको भी सरकार को लगता है कि इन पे कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लो कोई कानून है और सरकार को लगता है कि यार ये कानून बनाते हम तो जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, ठीक है, या फिर लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो उसको किसमें डाल दो, 9th शेड्यूल में डाल दो। ये 9th शेड्यूल काइंड ऑफ क्या है, सेफ्टी वाले यानी सुरक्षा कवच है। इसमें जो भी नियम, अधिनियम या कानून डाल दिए जाते हैं, लॉज, उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। मतलब ये कंप्लीटली सुरक्षा कवच के अंदर आ जाता है। समझ पा रहे हैं? अब ऐसा क्यों किया सरकार ने? इसके पीछे एक वजह थी। वजह क्या थी, यहां जब हमारा देश आजाद हुआ था, इससे पहले किसका राज था, यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था। तो ब्रिटिशर्स ने एक अपना लैंड सिस्टम बना रखा था, यानी कि रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बना रखा था। जमीन का यानी भूमि का कर वसूलने के लिए एक सिस्टम था, उसको बोलते हैं जमींदारी, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, अब मान लेते हैं ये साउथ इंडिया का एक एरिया, ठीक है, ये साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, ठीक है, ये दक्षिण भारत का पूरा एरिया अंग्रेज क्या करते थे जमींदारी सिस्टम में कि किसी एक आदमी को जमींदारी दे देते थे, एक आदमी को जमींदारी दे देते थे। अब जमींदारी दे देते थे, क्यों नहीं देते थे, क्योंकि या तो फिर अलग अलग जाके वो कर वसूलने जाए, या फिर एक आदमी को जमींदारी दे दो, उससे सीधे अपना आराम से एक फिक्स कर लेते थे कि पूरे एक साल में 50 लाख रुपए पर ईयर। देखो ये 50 लाख कोई फिक्स नहीं है, ये कोई मतलब जरूरी नहीं 50 लाख, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मत समझ लेना 50 लाख में अंग्रेज दिया करते थे, जस्ट एग्जांपल। ठीक है, ये 50 लाख में सालाना के हिसाब से इसको दे दिया, जमींदारी दे दी गई। ठीक है, अब ये सर ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को 50 लाख एक साल में देगा, अब ये भी तो कमाएगा। अब ये छोटे छोटे जो किसान हो गए ना यहाँ पर इस एरिया की, उन सबको बोली लगा के देगा, भाई किलो लो, इतनी जमीन तुम ले लो छोटी छोटी, हम मुझे इतने अमाउंट, फिक्स अमाउंट दे दो, कुछ अपना जो भी होगा देगा। अब पैदा आपको हो या ना हो अलग मैटर है, उससे किसान परेशान रहते थे। मान लो फसल तैयार बर्बाद हो गई, सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई, किसान तो तबाह हो गया। लेकिन ये हमारे जमींदार महोदय, इनको पैसा चाहिए फिक्स होकर रखा था। ठीक है, ये भी एक प्रकार की लूटपाट चल रही थी। तो जमींदार महोदय हमारे क्या माला माल हो रहे थे इन छोटे मोटे किसानों का खून चूस करके। ठीक है, जमींदार माला माल हो रहे थे, मस्त हैं, इधर 50 लाख रुपए लेकर के हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले भी मस्त है, ब्रिटिश भी मस्त थी। अब कहानी में ट्विस्ट कहां से आता है, जब वंस इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट चले गए, लेकिन जो जमींदारी जिसको देके गए थे इस एरिया की, इसके मालिक बन बैठे हमारी ये जमींदार महोदय। इसके मालिक कौन बन गए, जमींदार हमारे बन गए। अब प्रॉब्लम ये आ गई गवर्नमेंट के पास कि इतने बड़े पूरे एरिया का मालिक अकेले ये हो गए, और बाकी लोग बेचारे लैंडलेस हैं, यानी कि भूमि ही नहीं, किसी के पास कोई जमीन ही नहीं है। तो सरकार को लगा कि हम क्यों ना इसकी जमीन को, गवर्नमेंट को लगा कि हम अपने अंडर में ले लें। गवर्नमेंट क्या सोची कि अपने अंडर में ले लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। पॉसिबल क्यों नहीं था, क्योंकि आपको चीज बता दें कि जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी, ये संपत्ति का आधार हमारा क्या होता था, संपत्ति का आधार हमारा फंडामेंटल राइट होता था, यानी मूलभूत अधिकार होता था हमारा। ठीक है, आप क्या करते, अगर मान लो सरकारी से ये जमीन ले भी लेती तो ये तुरंत कहां पहुंच कर जाते, ये पर्सन जो जमींदार महोदय हमारे तुरंत कोर्ट चले जाते, जुडिशरी में चले जाते। और कोर्ट में तो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं के फेवर में आना था केस, जमींदार महोदय। क्यों, क्योंकि कोर्ट भी तो अपनी मर्जी से नहीं देगा ना, वो भी जो अगर जजमेंट देंगे, डिसीजन देंगे तो एज पर द लॉज, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, संविधान के अनुसार देंगे। और संविधान में तो ऑलरेडी राइट टू प्रॉपर्टी था ही, संपत्ति का अधिकार पहले था। तो सरकार ने क्या किया कि 9th शेड्यूल लेके आई संविधान के पहले संशोधन में ही। जैसे देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, और पहले ही संविधान संशोधन से, हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये 9th शेड्यूल को ऐड कर देते हैं और कह देते हैं भाई कोई भी कानून सरकार बनाएगी। तो सरकार ने कौन सा ऐसा कानून बनाया था, सरकार का जो असली जो मंशा थी वो थी लैंड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, इस भूमि सुधार जो लेके आई थी, इसी के लिए ये लैंड रिफॉर्म जो एक्ट था किसमें डाल दिया, 9th शेड्यूल में डाल दिया। अब 9th शेड्यूल में डाल दिया तो इसमें जुडिशरी रिव्यू भी नहीं कर सकती थी और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता था। अब सरकार चाहे वैसे कर सकती थी। तो काइंड ऑफ ये कुछ ऐसे कानून इसमें पढ़ रखते थे इस शेड्यूल में जो सुरक्षा कवच प्रदान करते थे, इसमें कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर सकते थे। होप आप समझ गए होंगे। तो ये इसके पीछे जो असली मंशा थी सरकार की, इस शेड्यूल को लाने के पीछे ही था लैंड रिफॉर्म। असली जो मेन मकसद था, बात की तो अलग बात है, जो उस टाइम पे जो इमीडिएट एक्शन लेने की जो वजह थी वो सिर्फ लैंड रिफॉर्म था कि जो लैंडलेस लोग थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, उनको भूमि देना था। तो भूमि देने के लिए जो बहुत बड़े जमींदार थे कि जमीन को सरकार पहले अपने अंडर में लेना पड़ेगा, फिर सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी छोटे छोटे एरियाज को, जो भूमिहीन लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब इसमें थोड़ा दो ट्विस्ट आते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मैंने अभी आपको बार बार यही बात बोलता रहा कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत समझना जरूरी है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये,
जो कंपटीशन तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनको भी एज ए बेस्ट सिटीजन बनने के लिए, जागरूक नागरिक बनने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो बातें थी। मैंने पहली बात कही आपको, नो जुडिशियल रिव्यू। इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या आ गई कि यस जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यहां पर नहीं हो सकता था। क्यों? यानी जब हमारा देश आजाद हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, 1950 में संविधान लागू हुआ और हमारा 24 अप्रैल 1973 तक, यहां तक जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। इसके बाद यहां तक जितने प्रोविजन डाल दिए गए, कोई बात नहीं भाई, जितने भी कानून अधिनियम डाल दिए गए इस शेड्यूल में, कोई बात नहीं, वो सुरक्षा कवच के अंदर आज भी है, वहां पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। ठीक है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉज या रेगुलेशन या अधिनियम इस शेड्यूल में डाले जाएंगे उनका जुडिशियल रिव्यू होगा। अब ऐसा क्यों, यही डेट क्यों चुनी गई? भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है और सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो पूरे जुडिशियल सिस्टम को हिला दिया, जो पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम को हिलाया था। ठीक है, वो केस था केशवानंद भारती केस। क्या था? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। 1973 में सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस की बेंच ने, उस समय याद होगा उस समय की सबसे बड़ी जज थी, 13 जजों की बेंच ने डिसीजन दिया था। यहीं से हमारा स्टार्ट हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इसी से आया था, केशवानंद भारती केस से आया था। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है IR कोल्हू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2007 का केस है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी लॉज डाले गए हैं, जो भी अधिनियम डाले गए हैं शेड्यूल में, उन सब में जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। जुडिशरी एक बार रीचेक कर सकती है कि क्या ये कानून जो आपने डाला है सरकार का वजह या इंटेंशन सही है या सिर्फ अपनी मनमानी करने के लिए डाला। ठीक है, तो अगर बात आती है कि जुडिशरी रिव्यू कब से अप्लाई होगा, तो 24 अप्रैल 1973 के बाद से जुडिशरी रिव्यू लागू होगा। इससे पहले जितने भी कानून अधिनियम डाले गए इस शेड्यूल में, उसमें जुडिशरी रिव्यू नहीं होगा। दूसरी बात, ये जुडिशरी रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट आया है हमारे 9 शेड्यूल में, वो किस केस से आया है? तो उस केस का नाम है IR कोल्हू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, मैं यहां पर डबल स्टार लगा देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, और वो डेट कौन सी थी? 24 अप्रैल 1973। दिस वाज द डेट व्हेन द सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट ऑन द केशवानंद भारती केस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट केस था वो अब तक का। ठीक है, क्योंकि केवल केस नहीं था, ये हमारे लेजिस्लेशन को और यानी कि लेजिस्लेटिव सिस्टम को, जुडिशरी सिस्टम को हिला के रखा था। ठीक है, वहां से बहुत सारी चीजें, नई चीजें आई, जैसे कि वहां से सबसे बड़ी चीज जो जुडिशरी के पास पावर आ गई, किसी भी लेजिस्लेशन को क्रैक डाउन करने के लिए, कोई भी अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन कोई कानून बनाती है, जुडिशरी इसको क्रैक डाउन कर सकती है, नल या वॉइड, यानी इसको डिक्लेयर कर सकती है। यानी कि कोई भी लेजिस्लेशन, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट हो लेजिस्लेशन हो, अगर कोई कानून बनाती है और जुडिशरी के पास पावर आती है कि इसको क्रैक डाउन कर सकती है, नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, तो यहीं से आता है केशवानंद भारती केस से, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द स्टेटमेंट दैट गिव अ ह्यूज पावर टू द जुडिशरी। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। जुडिशरी के पास अथाह पावर आ जाती है यहां से कि कभी भी कानून कोई सरकार बनाती है या कोई पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली बनाती है, उसको ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, उसको क्रैक डाउन कर सकती है, यानी इसको खत्म कर सकती है। क्यों? किस बेस पे? कि हमारे संविधान को, जुडिशरी सीधे बोला था यानी सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट के पास फुल पावर है, संविधान के किसी भी पार्ट को, किसी भी हिस्से को संशोधन कर सकती है, लेकिन याद रहे देयर शुड बी नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के मूलभूत संरचना पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ये मूलभूत संरचना जो है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबका बाप बन गया। इसी से जुडिशरी एकदम बहुत पावरफुल बन गई। ठीक है, होप ये केस आप समझ पाए होंगे।